अभी तक उसे मासिक धर्म आए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उस छोटी सी लड़की की शादी मुझसे कर दी गई। मैं अपने घर वालों से बहुत नाराज था। शादी की रात जब मैं उसके पास गया और उसे डराने के लिए उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराया ताकि वह डर कर मेरे कमरे से भाग जाए, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब उसी लड़की ने ही मैंने मना कर दिया। फिर भी घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा दी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी और लड़की को पसंद करता था। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी क्योंकि त्रिशा की उम्र बहुत ही कम थी। मेरे घर वालों ने उसकी उम्र तक नहीं देखी और फिर भी इतनी छोटी उम्र की लड़की से मेरी शादी करवानी चाहिए। मुझे भी इतनी कम उम्र की लड़की से शादी नहीं करनी थी, लेकिन घर वालों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हम 2 ही भाई बहन थे और हमारे माता पिता ने हमारे बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी थी। हम राजस्थान के एक छोटे से गांव से हैं, जहां यह बहुत आम बात थी कि परिवार के बड़े बुजुर्ग बच्चों की शादी बचपन में ही तय कर देते थे। और त्रिशा तो मेरी भाभी की सगी बहन थी। मेरा विवाह मेरी सीमा भाभी की बहन से हुआ था। अब इस समय त्रिशा दुल्हन बनकर कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। मैंने उसे जय श्री कृष्ण कहा और बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मैं उसे डराना चाहता था, उसे इस कमरे से भगाना चाहता था, इसलिए मैंने उसके नरम गुलाबी होठों पर अपना अंगूठा फिराना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरा हाथ उसके होठों पर लगा, उसके होंठ कांपने लगे। तभी उसने झटके से मेरा हाथ झटक दिया और मुझसे कहा, यह क्या बदतमीजी है? अपना हाथ पीछे लीजिए। मैं भी गुस्से में बोला, मैं अपना हाथ पीछे क्यों लूं? अब तुम मेरी पत्नी हो, और वैसे भी तुम्हें मुझसे शादी करने का बहुत शौक था ना? स्टेज पर भी कितनी खुश थी, हंस रही थी, तस्वीरें खिंचवा रही थी। अब तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि शादी की रात पति अपनी पत्नी के साथ क्या क्या करता है। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी सुध बुद्ध खो जाएगी। जब मैं यह सब बोल रहा था तो वह बहुत डर गई और कहने लगी, देखिए, मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है। मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं और न ही यह बेहूदगी मुझे पसंद है। इसलिए आप मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वह बिस्तर से उतरकर खड़ी हो गई और बहुत डर भी गई थी। मैं भी उसे जोर से पकड़कर खड़ा हो गया और उससे कहा, बेशर्मी तो अब शुरू होगी मिस त्रिशा। इसके लिए तुम अच्छी तरह तैयार रहो। तुम्हें तो पता ही होगा कि शादी की रात और क्या क्या होता है। तभी त्रिशा बोली, मुझे बच्चा मत समझो। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि शादी की रात पति क्या क्या करता है। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा टेंशन हो गया। मैंने उससे कहा, अच्छा, तो बताओ, पति अपनी पत्नी के साथ शादी की रात क्या क्या करता है? चलो, मुझे भी सुनने दो। जिस तरह से वह बोल रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि उसे शादी की रात के बारे में कुछ भी पता होगा। वह कहने लगी कि शादी की रात तो दूल्हा दुल्हन को बहुत अच्छी गिफ्ट देता है। तो मैंने उससे कहा, अच्छा, फिर गिफ्ट देने के बाद आगे क्या होता है? तब वह फिर से कहने लगी, दूल्हा दुल्हन को बहुत लंबा लेक्चर सुनाता है कि मेरे माँ बाप की देखभाल करना, उनकी सेवा करना और उनकी हर बात माननी होगी, वगैरह वगैरह। तो मैंने उससे कहा, अरे वाह, फिर तो तुम्हें इतना बड़ा लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ पता है। कम उम्र में ही तुम बहुत समझदार हो। तब वह बोली, हाँ, समझदार तो मैं हूं ही, और मुझे यह भी पता है कि अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे रखना है। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। फिर मैंने सिर हिलाया और उससे कहा, अच्छा, तुम्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये तो बताओ। तब वह कहने लगी, फिर लाइट बंद हो जाती है और सोने के बाद सुबह हो जाती है। बस इतना ही मैंने सीरियल में देखा है। उसकी यह बात सुनकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। फिर मैंने उसका एक हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, असल खेल तो शादी की रात लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है। मैं उसे और डराना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। मेरा ऐसा व्यवहार देखकर वह कांपने लगी और मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके गाल पर हल्का सा चिमटी काटते हुए कहा, मेरी छोटी जानू, तुम पहले अपने कपड़े बदल कर आओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। वह बहुत डर गई थी। उसने झट से अपने बैग से नाइट सूट निकाला और दौड़कर वॉशरूम में चली गई। जब वह बदल कर मां, तो उसका मेकअप धुल चुका था और वह अपने नाइट सूट में
बहुत ही सुंदर और मासूम लग रही थी। फिर वह खुले बालों की छोटी बांधने लगी। तब मैंने उससे कहा कि तुम खुले बालों में ही बहुत सुंदर लगती हो, बालों को खुला ही छोड़ो, तुम पर ये खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड के पास बैठाया। उस समय कमरे में बहुत अंधेरा था। फिर मैंने उससे कहा, मिस त्रिशा, अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। मेरी बात सुनकर वह बहुत डर गई और कहने लगी, नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, अरे, तुम तो अभी से ही इतनी डरने लगी हो। मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं और तुम अभी से ही डर रही हो। जब तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? तब तो तुम्हें यह सारी दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, इसमें एक लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे उसे इतना डराना था कि उसे यकीन हो जाए कि शादी एक भयानक चीज है। त्रिशा को इतना डर जाना चाहिए कि वह अपने शादीशुदा जीवन की कल्पना भी न कर सके। और मुझे घरवालों को भी यह दिखाना था कि एक ही घर से दो बहनों को बहू बनाना गलत है। त्रिशा बहुत नर्वस थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कहने लगी, देखिए, मैं लाइट बंद नहीं करना चाहती, मैं लाइट जलाकर ही सोऊंगी। तब मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, अरे मिस त्रिशा, ऐसा कैसे चलेगा? जानू, लाइट तो बंद करनी ही पड़ेगी ना। आखिर तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि शादी की रात लाइट बंद करने के पीछे की कहानी क्या होती है। तुम्हें बहुत शौक था ना शादी करने का, अच्छे कपड़े और गहने पहनने का, शादी की रात महंगे गिफ्ट्स मिलने का। ये सब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। और आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताता हूं। मैंने लाइट बंद की और जोर से उसका कलाई पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही मैंने उसे गले लगाया, वह जोर से चिल्ला उठी, मुझे धक्का देकर अलग कर दिया, लाइट ऑन कर दी और बोली, मुझे दीदी के पास जाना है। वह बहुत डर गई थी और अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। मुझे उसे सिर्फ डराना था। मैंने कहा, चल, अब यह नाटक बंद कर और यहीं सो जा, नहीं तो मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूं। अभी तो प्यार से कह रहा हूं। मैंने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसने मेरे हाथ पर काट लिया और कमरे से बाहर भाग गई। उसने मेरे भाई के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मेरे भाई को मेरी शादी का बहुत शौक था और अब उसे उसकी जिद का जवाब मिलने वाला था। भैया के साथ साथ माँ पापा के कमरे का दरवाजा भी खुल गया। वे भी बाहर आ गए। त्रिशा बहुत तेज रो रही थी और कह रही थी, दीदी, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मुझे उस कमरे में नहीं जाना, वहां नहीं सोना। और फिर वह भाभी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसे इस हालत में देखकर भैया का चेहरा आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। भाभी भी त्रिशा का रोना देखकर टेंशन में आ गईं और बोलीं, अरे त्रिशा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों रो रही हो? तब त्रिशा रोते हुए बोली, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ सोना है। भैया बहुत ही टेंशन में था और भाभी त्रिशा से रोने का कारण पूछ रही थी। लेकिन त्रिशा क्या कारण बताने वाली थी? उसने कुछ भी नहीं बताया। वह सीधे भाभी के कमरे में गई और बेड पर जाकर बैठ गई। तब माँ ने कहा, शशांक, उसे क्या हो गया है? शादी करते समय तो कितनी खुश थी, सारे रीति रिवाज भी बहुत खुशी खुशी पूरे किए थे, फिर अब उसे क्या हो गया? मैंने कहा, आपको तो बहुत जिद थी ना कि मेरी शादी छोटी उम्र की लड़की से हो। अब देखो उसका बचपना, हाथ पकड़ लिया तो चिल्लाने लगी। अब संभालो अपनी बहू को। ये कहकर मैं अपने कमरे में गया और बेड पर गिरते ही गहरी सांस ली। मैं सोने ही वाला था कि भैया गुस्से में आ गया और मेरे बेड पर तकिया फेंकते हुए बैठ गया। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा तो वह बोला, थोड़ा हल्के हाथ नहीं रख सकते अपनी बीवी पर? मैंने कहा, भैया, मैंने तो सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ा था। अब क्या, हाथ भी नहीं पकड़ना था? मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। तब भैया बोला, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी भी पहली रात खराब हो गई, उसका क्या? मैंने कहा, अरे, मैंने क्या किया? मेरी क्या गलती है? जब तुम लोग 14 साल की बच्ची को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजोगे तो यह सब होगा ही ना। उसमें तो 1 रुपये की भी समझदारी नहीं है। उसने तो सिर्फ इसीलिए शादी की थी कि पहली रात उसे महंगे तोहफे मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। उसे तो यह तक नहीं पता कि असल में शादी होती क्या है। रात तुम्हारी नहीं, मेरी खराब हुई है, इसलिए तुम चुपचाप सो जाओ। ये बोलकर मैंने कमरे की लाइट बंद की और सो गया।
लेकिन शायद भाई को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। तब मैंने भाई से कहा, भाई, शांति से सोना और मुझे भी सोने दे। तब भाई बोला, नालायक, मुझे नींद नहीं आ रही। तुझे अपनी पत्नी को थोड़ा तो समय देना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था। कम से कम मेरी रात तो खराब नहीं होती। मैं मन ही मन सोचने लगा, तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। खुद तो शादी कर ली और मेरे साथ भी जबरदस्ती शादी करवा दी, वो भी एक ही मंडप में। मैं तो रोता रहा और तुझसे कहा भी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, तू माँ से बात कर, लेकिन तूने मेरी साइड नहीं ली। अब मजा आ रहा है ना, जब बिना पत्नी के सुहागरात बितानी पड़ रही है। बहुत अच्छा हुआ, ये तो बस शुरुआत है। अब आगे देखो, मैं उस बेवकूफ लड़की को कितना डराता हूं, ताकि वह हर रोज तेरे कमरे में जाकर सोए और तू मेरे कमरे में आकर सोए। मैंने मन ही मन यह पक्का फैसला कर लिया, क्योंकि मेरे माता पिता को भी यह समझ में आना चाहिए कि एक ही घर से दो बहनों को बहू बनाकर नहीं लाना चाहिए था, और मेरी इस हरकत से आगे 7 पीढ़ियों तक कोई यह गलती नहीं करेगा। अगले दिन सुबह भाभी और त्रिशा दोनों एक साथ कमरे से बाहर आईं। माँ ने नाश्ता बनाकर रखा था। भाई का मूड बहुत ही खराब था। वह बार बार भाभी की तरफ गुस्से से देख रहा था। बेचारी भाभी नजरें चुरा रही थीं, जैसे कहना चाहती हो, मेरी क्या गलती है। और त्रिशा जब भी मुझे देखती तो मैं उसे गुस्से से घूरता। वह तुरंत डरकर नजरें नीचे कर लेती। मेरी इच्छा थी कि उसके मन में मेरे बारे में इतना डर बैठ जाए कि वह मेरे पास भी ना आए और मेरी कमरे में जाने की कोशिश भी न करे। मैं तो मन ही मन बहुत खुश था और मुझे पूरा विश्वास था कि अब वह लड़की मेरी कमरे में नहीं आएगी। पूरा दिन वह भाभी के कमरे में ही रही और मेरा भाई पूरा दिन गुस्से में हॉल में इधर उधर चक्कर लगाता रहा। उसे अपनी पत्नी के साथ 2 पल भी बिताने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत खुश था और मजे में अपनी कमरे में घूम रहा था। मन हुआ तो दोस्तों से मिलने भी चला गया। आज हमारी शादी का 6ठा दिन था और हमारे घर मेरे ससुराल वाले आए थे। आज भाई बहुत अच्छे से तैयार होकर बैठा था। उसे देखकर मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। त्रिशा मेरे पास बैठी थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाया। फिर मैं उसके कान के पास गया और बोला, अब तो तू अपने मायके जा रही है, लेकिन जब वापस घर आएगी तब कहाँ जाएगी। इस तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को ससुराल से लाने गए थे। जब घर आए तो मैंने फिर से त्रिशा को बहुत डराया। अब क्या करेगी? बाद में तू मुझसे कैसे बचेगी? तुझे तो मेरी कमरे में ही आना पड़ेगा ना। और वैसे भी आज तू बहुत सुंदर लग रही है। आज तो तुझे सच में कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन आज आज त्रिशा शांत बैठी थी। उसकी चंचलता उस एक रात में खत्म हो गई थी। वह बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। जब मैं घर पहुंचा तो भैया ने भाभी से साफ साफ कह दिया कि आज अगर कोई भी तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाए या तोड़ने की कोशिश करे, तब भी तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए भाभी अपनी बहन त्रिशा को समझा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन त्रिशा ने अपनी बहन के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे उस कमरे में नहीं जाना, मुझे उस शशांक से बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब त्रिशा बोली, तुम्हें नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। भाभी धीरे धीरे उसे सब समझाने लगी। जब पति पत्नी शादी के बंधन में बंधते हैं तो एक दूसरे का दिल और जान होते हैं, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं और कमरे से भागने की भी कोई जरूरत नहीं। इतना समझाने के बाद भी त्रिशा अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे मेरे माँ पापा के घर भेज दो, मैं वहीं रहूंगी। तब भाभी ने कहा, अब तो ये मुमकिन नहीं है, उस समय तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तुमने खुद कहा था कि तुम्हें भी शादी करनी है, तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, फिर अब अचानक क्या हो गया? त्रिशा ने जवाब दिया, मुझे क्या पता था कि शादी क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस अपने माँ पापा के घर जाना है और मैं जाऊंगी। भाभी उसे लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी और भैया गुस्से में कमरे के दरवाजे पर खड़ा भाभी को घूर रहा था। भाभी बार बार नजरें चुरा रही थी और त्रिशा के हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वह उसे समझा रही थी, शशांक तुम्हें कुछ नहीं करेगा, थोड़ी अक्ल से काम लो, ये क्या बचपना है? त्रिशा बोली,
दीदी, ये देखो, ये सब ऐसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पास नहीं सो सकती, मुझे अपने कमरे में जाना है। तब त्रिशा और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, दीदी, प्लीज, मुझे घर भेज दो। बहुत मुश्किल से भाभी उसे मेरे कमरे तक लेकर मां, लेकिन वह कमरे में आने को तैयार ही नहीं थी। भाभी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई और त्रिशा हॉल में सोफे पर बैठकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। वह बहुत डरी हुई थी, जैसे अगर वह कमरे में मां तो उसकी जान चली जाएगी। ये सब देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं हंस भी रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इस तरह डर जाएगी। कुछ देर बाद वह शांत होकर मेरे कमरे में मां, लेकिन मुझसे कुछ बोले बिना ही उसने अलमारी खोली। कमरे का दरवाजा भी उसने बंद नहीं किया था। उसने अपनी नाइट ड्रेस निकाली और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। जब वह वॉशरूम से बाहर मां, तो वह बहुत सादी और मासूम लग रही थी। फिर उसने धीरे से अपनी तकिया उठाई, कंबल लिया और बाहर जाने लगी। मैंने तुरंत पूछा, बाहर कहाँ जा रही हो? तब वह बोली, मैं बाहर हॉल में सोफे पर सो जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना है। उसकी बात सुनकर मैंने कंधे उचका दिए और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, जाते जाते लाइट बंद कर देना और दरवाजा भी बंद कर देना, ठीक है ना? उसने तुरंत सिर हिलाया और बाहर चली गई। यहीं तक तो सब ठीक था। वो मुझसे कुछ भी बात नहीं करती थी। ज्यादातर समय अपनी बहन के साथ बिताती थी या फिर मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करती और हंसती रहती थी। और जैसे ही मैं ऑफिस से घर आता, मुझे देखकर ऐसा लगता जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। शायद भाभी ने किचन संभाल लिया था, लेकिन ये महारानी किचन का कोई भी काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करना, हंसना और जोक सुनाना। पापा भी उसकी कंपनी में खुश रहते थे। जब सब सो जाते थे, तब वो हॉल के सोफे पर आराम से सो जाती थी और सुबह सबके उठने से पहले मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर हूं कर देती थी, लेकिन कमरे में कभी अंदर नहीं आती थी। इस तरह 1 महीना बीत गया। पापा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर भैया और भाभी जाएंगे और जब वे लौटेंगे तब शशांक और त्रिशा जाएंगे। भैया और भाभी बहुत खुश थे, लेकिन त्रिशा बहुत उदास थी। उसने कहा, दीदी, तुम अभी क्यों जा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मैं भी तुम्हारे साथ घूम कर आऊंगी। मुझे उस शशांक के साथ नहीं जाना। भाभी ने उसे बहुत समझाया और फिर वे दोनों हनीमून के लिए निकल गए। अब तक होता ये था कि रात में त्रिशा भैया भाभी के कमरे में जाकर सोती थी, लेकिन अब मुझे कुछ महसूस होने लगा था। वैसे भी वो मेरी शादीशुदा पत्नी थी। शुरुआत में मैंने माँ पापा और भैया के दबाव में आकर ये शादी की थी, लेकिन अब मेरा मन करने लगा था कि त्रिशा मेरे कमरे में आए और मुझसे खूब बातें करे। लेकिन जिस तरह से मैंने उसे डरा दिया था, उसकी वजह से वो मुझे देखकर ही डर जाती थी। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज त्रिशा से माफी मांग लूं और उसे अपने कमरे में बुलाकर प्यार से बात करूं। आखिर हम कब तक ऐसे दूर रह सकते थे, क्योंकि जो होना था वह हो चुका था। मैं कमरे से बाहर आया और भाई के कमरे का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन त्रिशा ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। वह गहरी नींद में थी और सोते हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझे भी अपने भाई की तरह वैवाहिक जीवन जीना है। भाई और भाभी घूमने के लिए गए थे और अब उन्हें लौटने का समय हो चुका था। उनके आने के बाद मैं त्रिशा के साथ घूमने जाना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैंने खिड़की से उसे धीरे से आवाज दी, लेकिन वह गहरी नींद में थी। जब मैंने खिड़की खटखटाई और फिर से आवाज दी, तो वह जाग गई और धीरे से खिड़की के पास आकर बोली, क्या काम है? इस तरह नींद से क्यों जगा रहे हो? मैंने कहा, अब यह नाटक बहुत हो गया, हमारे कमरे में आ जाओ। मेरी यह बात सुनकर वह फिर डर गई और बोली, मैं यहां ठीक हूं, मैं उस कमरे में नहीं आऊंगी। मैंने कहा, सॉरी, अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन माफी मांगने के बावजूद वह मना कर रही थी। आखिरकार मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया और अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगा। मुझे पछतावा होने लगा, क्योंकि वह मेरी ही वजह से इतनी डरी हुई थी कि दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोती थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। हम सुबह का नाश्ता और खाना साथ में ही करते थे। जब मैं खाने के लिए बैठा,
तो मेरे माता पिता भी वहीं थे। त्रिशा भी खाने के लिए माँ, तो मैं उसके पास जाकर उसे खाना परोसने के लिए कहने लगा। एक दिन मैं उसके बगल में बैठकर खाना खा रहा था, तभी मेरा पैर उसके पैर से छू गया। वह जोर से चीख पड़ी और सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। वह अपने पैर को जल्दी से पीछे करने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी नर्वस हो गई थी कि ठीक से खाना भी नहीं खा पाई। दरअसल जब से भाभी बाहर गई थी, तभी से वह ठीक से खा भी नहीं रही थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी। माँ से पूछ पूछ कर वह घर के सारे काम कर रही थी। खाना भी वह माँ से पूछकर बना रही थी, फिर भी उसका बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट होता था। रात को जब सब लोग हॉल में थे, तब वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में गया और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी डालने लगा। वो बर्तन धोने में व्यस्त थी। पानी पीने के बाद मैं उसके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया और पीछे से उसे गले लगा लिया, लेकिन वह बहुत बुरी तरह डर गई और पीछे हट गई। मैंने अपने एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रखते हुए कहा, त्रिशा, तुम मुझसे इतनी क्यों भागती हो? तुम्हारा पति मैं हूं। तब वह बोली, प्लीज शशांक, मुझे छोड़ दो। मैंने उससे कहा, रात को चुपचाप मेरे कमरे में आ जाना, और वैसे भी कल भैया भाभी आ रहे हैं, फिर तुम्हें भी मेरे साथ हनीमून पर जाना ही पड़ेगा। तब तुम क्या करोगी त्रिशा? आज अगर तुम नहीं मां, तो भी कल तुम्हें आना ही पड़ेगा। याद रखना, मैं ऐसा बदला लूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। मुझे नहीं पता था कि मैं उससे इस तरह जबरदस्ती क्यों कर रहा था, उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा था। वह चिल्लाने लगी तो मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया और बाहर चला गया। त्रिशा की चीख सुनकर मेरे मम्मी पापा दोनों किचन में आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या हुआ। तब त्रिशा बोली, कुछ नहीं माँ, एक कॉकरोच था, उसे देखकर डर गई थी, इसलिए चिल्ला पड़ी। इतना कहकर वह चुपचाप अपना काम करने लगी। अगले दिन मेरा भैया और भाभी आ गए। अब हमारी शादी को 2 महीने पूरे हो चुके थे, फिर भी त्रिशा मेरी कोई बात नहीं मान रही थी। रात के समय जब सब सो गए, तो त्रिशा अपने कमरे से बाहर आकर सोफे पर सोने जा रही थी। कुछ देर बाद मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। तब वह छत पर सो रही थी। मैं उसके पास गया और प्यार से कहा, अपने कमरे में चलो त्रिशा, 4 दिन बाद हमें भी हनीमून पर जाना है। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मैं कमरे में नहीं आऊंगी, और अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्ला दूंगी। मैं भी गुस्से में आकर बोला, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपने कमरे में ले आया। मैं उससे बात करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं जल्दी से बाहर गया और देखा कि मेरा बड़ा भाई माँ के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। जब माँ ने दरवाजा खोला तो भाई घबराते हुए बोला, माँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्या तुम जरा आकर देख सकती हो? यह सुनते ही मैं भी तुरंत उसकी तरफ भागा। फिर हम सब भाभी के कमरे में गए। अंदर जाकर देखा तो भाभी को लगातार उल्टियां हो रही थीं और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। माँ ने तुरंत त्रिशा से कहा, नींबू पानी बनाकर लाओ। त्रिशा भी तुरंत रसोई में गई और थोड़ी देर में नींबू पानी बनाकर ले माँ। नींबू पानी पीने के बाद हम भाभी को अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने हमें एक खुशखबरी दी। डॉक्टर ने कहा, ये प्रेग्नेंट हैं और इन्हें बहुत आराम की जरूरत है। ये सुनकर घर में खुशी का माहौल बन गया, लेकिन इसी वजह से हमारा हनीमून जाना भी रद्द हो गया, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी त्रिशा पर आ गई थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर के सभी काम त्रिशा को ही करने पड़ रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने भाभी को पूरी तरह बेड रेस्ट करने के लिए कहा था। उन्हें किसी तरह की परेशानी थी, इसलिए पूरा घर त्रिशा के सहारे चल रहा था। त्रिशा को घर के सारे काम करते हुए देखकर मुझे उस पर बहुत दया आती थी, क्योंकि उस पर बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, और ऐसे में मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। मुझे अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होने लगा था। आजकल त्रिशा बहुत जल्दी थक जाती थी और सोफे पर जाकर सो जाती थी। एक दिन मैंने उससे बहुत प्यार से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन कृपया अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो जाओ। तब त्रिशा बहुत मासूमियत से बोली, आप लाइट तो बंद नहीं करेंगे ना? मैं हंसते हुए बोला, नहीं, मैं लाइट बंद नहीं करूंगा,
लेकिन तुम बिस्तर पर जाकर सो जाओ। उसने मुझ पर भरोसा किया और जाकर बिस्तर पर सो गई। अब मैं उसे रसोई के कामों में भी थोड़ा बहुत मदद करने लगा था। एक दिन मैंने उससे कहा, त्रिशा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? लेकिन वह तुरंत बोली, नहीं, मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं हूं? अब तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूं, फिर भी? वह फिर बोली, फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। तब मैंने उससे कहा, देखो त्रिशा, अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब तुम्हारा अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। तब वह बोली, तो फिर आप अब मुझसे जबरदस्ती नहीं करेंगे ना? शादी की पहली रात आपने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया था, तब मेरी सांस ही रुक गई थी। ये सुनकर मैं एकदम चौंक गया। मैंने उससे कहा, अब मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बस तुम मुझसे दोस्ती कर लो। वह बोली, मेरे पास भी नहीं आओगे ना? मैंने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा। मेरी बातें सुनकर उसे मुझ पर भरोसा हो गया। अब वो मेरे साथ बातें करने लगी थी। अब तो हंसकर खेलकर मुझसे बोलने लगी थी और मजाक मस्ती भी होने लगी थी। रात में जब वो अपने सारे कामों से फ्री हो जाती, तब मैं उसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता और आइसक्रीम खिलाकर वापस घर लाता। त्रिशा बहुत अच्छी लड़की थी। अब मैंने मान लिया था कि अनजाने में मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। 9 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन भाभी को अचानक बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लगा। उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उस वक्त माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और त्रिशा को भैया भाभी के साथ अस्पताल जाना पड़ा। हम दोनों बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भाभी को बेटा होगा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आईं, तो उन्होंने जो खबर दी, उससे हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें बहुत बड़ा झटका लगा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बेटा हुआ है, लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को बचा नहीं सके। हमें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? भैया तो जैसे सांस लेना ही भूल गए थे और यही हाल त्रिशा का भी था। वो बार बार डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? तब डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हम कुछ कर ही नहीं सके। इस खबर ने हम सब पर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मैंने अपने भैया को इससे पहले कभी रोते नहीं देखा था। एक तरफ मैं भैया को संभाल रहा था, तो दूसरी तरफ त्रिशा का भी ध्यान रखना था। इसी बीच मैंने माँ पापा को फोन कर यह खबर दी, जिससे उन्हें भी बहुत बड़ा सदमा लगा। माँ पापा दोनों ही अस्पताल में आ गए थे, लेकिन तब तक वह बच्चा नर्स के पास ही था, क्योंकि मैं इन दोनों को संभाल रहा था। माँ तो त्रिशा उसके गले लगकर रोने लगी। जब मैंने यह खबर त्रिशा के मायके में दी, तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खैर, दिन इसी तरह निकलते गए, लेकिन हमारे घर की खुशियां जैसे खत्म ही हो गई थीं। उस मासूम बच्चे की देखभाल त्रिशा करने लगी थी। वह भी बहुत शांत हो गई थी। उसका बचपना, हंसना खिलखिलाना जैसे खत्म हो गया था। भैया भी बहुत शांत रहने लगे थे। जब मैं उनसे बात करने जाता, तो वह बस गले लगकर रोते रहते। सिर्फ मैं ही था जो भैया को समझाने की कोशिश कर रहा था। 2 महीने बीत चुके थे और अब मुझे लगने लगा था कि त्रिशा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। रात में जब वह थककर बिस्तर पर बैठती, तो बच्चा रोने लगता। वह उसे शांत करने की कोशिश करती। अब तो मुझे त्रिशा पर बहुत दया आने लगी थी। मैंने उससे कहा, ऐसा करो, बच्चे को मुझे दे दो और तुम थोड़ा आराम कर लो। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन वह कहती, आपके पास ये रोना बंद नहीं करेगा, आप इसे शांत नहीं करा पाएंगे। ये मेरे पास ज्यादा रहता है, इसे अब मेरी आदत हो गई है। इसी तरह 1 साल बीत गया और मैं त्रिशा के लिए तरसता रह गया। लेकिन त्रिशा को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वह घर को भी अच्छे से संभाल रही थी। इसी बीच त्रिशा के मायके में एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। त्रिशा की बड़ी बहन के पति का एक्सीडेंट हो गया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी शादी हमसे पहले ही हो चुकी थी और उसे भी 1 साल का बच्चा था। एक ही साल में त्रिशा के मायके में 2-2 मौतें हो चुकी थीं और यह किसी से भी सहन नहीं हो रहा था। बहुत जल्द त्रिशा की बड़ी बहन को उसके ससुराल वालों ने मायके भेज दिया और कहा कि हम उसका और उसकी बेटी का खर्च नहीं उठा सकते। इस तरह
मेरे परिवार और त्रिशा के परिवार ने मिलकर बातचीत की और मेरे बड़े भाई का विवाह त्रिशा की बड़ी विधवा बहन से करा दिया। त्रिशा की बड़ी बहन की 1 साल की बेटी थी, जिसे हमने भी अपना माना। इस तरह त्रिशा मेरे और करीब आ गई, क्योंकि यह विचार मैंने ही दिया था। अब त्रिशा मुझसे प्यार से बात करने लगी और मेरे करीब भी आने लगी। वह बहुत समझदार हो गई थी और मुझे भी समझने लगी थी। 6 महीने बाद त्रिशा गर्भवती हो गई। उसकी बड़ी बहन भी बहुत अच्छी थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मेरे भाई ने उसे बहुत खुश रखा और उसकी बेटी को भी पिता का नाम देकर बड़ा किया। उधर स्वर्गवासी भाभी का बेटा भी बड़ा हो रहा था। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार फिर से खुशहाल हो गया। 9 महीने बाद त्रिशा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिससे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, शुरू में मैंने त्रिशा के साथ जो व्यवहार किया, क्या वह सही था? जब 2 बहनें एक ही घर में आईं, तो मैं नाराज था, लेकिन उसके बाद हमें तीनों बहनों को इस घर में लाना ही पड़ा। इस मामले में मैं सही था या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान और बिहार में इस तरह के बाल विवाह होते हैं। ऐसी कहानियां वहां सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मैं और त्रिशा आज बहुत खुश हैं। जब मैं अपने अतीत के बारे में सोचता हूं, तो मुझे दुख भी होता है और खुशी भी। अगर कुछ बुरा हुआ था, तो कुछ अच्छा भी हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद ना हो,